बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमें कब से वीडियोग्राफी कर रहे आदरणीय प्रमोद चौबे भैया भी हैं, जो कि प्रवक्ता और हम सबके मार्गदर्शक रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी बातों को संक्षेप में रखते हुए रखेंगे। आदरणीय प्रमोद चौबे। सभागार में मौजूद सभी लोगों का हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मंचासीन आदरणीय सदानंद जी, संजय विश्वास जी, आदरणीय श्रीमती रामती देवी जी, आदरणीय ओपी सिंह जी, श्रद्धेय इंजीनियर अजय कुमार राय जी, आदरणीय धुरंधर शर्मा जी, आदरणीय शशिकांत श्रीवास्तव जी, आदरणीय अनिल सिंह जी, आदरणीय प्रहलाद जी, बड़े भैया प्रमोद त्रिपाठी जी, आदरणीय दिनेश यादव जी, आदरणीय मनीष गुप्ता जी और आदरणीय रमेश यादव जी, और सामने बैठे हुए सभी लोगों को जानता पहचानता हूँ। कुछ नए लोग हैं, उनका नाम हो सकता है मेरे ध्यान न आए, अन्यथा लगभग सभी लोगों को सबका हम अभिनंदन स्वागत करता हूँ। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का दायित्व, हालांकि हम तो बच रहे थे कि इनकी निगाहों से ना आए, माइक के बगल में ही थे कि हमें ना बोलना पड़े, फिर भी इन्होंने इसको पकड़ लिया कि नहीं इनको बोलना है। तो स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ शशिकांत श्रीवास्तव जी का। इतनी कम अवस्था में राष्ट्रीय दायित्व इन्हें मिला है। मुझे पूरा उम्मीद है कि वे उसका बखूबी निर्वहन करेंगे। कुछ लोग तो मुझे लगता है कि भय के मारे शशिकांत श्रीवास्तव को मृदुभाषी बोल रहे थे, ऐसा नहीं, हमेशा सच कटु होता है। और हमने कई मौक़ों पर देखा है कि सही है तो उसके साथ मजबूती से शशिकांत श्रीवास्तव खड़े होते हैं, और वहाँ पर मृदु भाषा का प्रयोग करने से मुझे नहीं लगता कोई समस्याओं का समाधान हो सकता है। कभी कभी ऐसा करते हैं। जैसे ही परिणाम की सूचना हमें मिली, हमने इनको फोन मिलाया, बधाई दी, और बातचीत के दौरान हमने इनका साक्षात्कार शुरू किया। क्योंकि बात करने का थोड़ा तरीका तेज होगा, तो इसलिए क्योंकि समय कम है, हम चाहूँगा कि सभी विषयों को संक्षेप में आप लोगों के सामने रख दूँ। कहीं भूल चूक होगी तो बड़े भैया हमारे अजय राय जी हैं, माफ़ करेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जैसे ही हमने फोन मिलाया तो स्वाभाविक है शशिकांत जी से जब आप बात करेंगे तो मुश्किल से 1 या 2 मिनट के बीच में कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिसको एडिट करना पड़ेगा आपको। वो अखबार की भाषा नहीं होती और उसको हम लाइव नहीं चला सकते, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। हमने सोचा था कि सामान को अगर उनसे बात करूँगा तो उसको रिकॉर्ड कर लूँगा, चला लूँगा, लेकिन जब 2-3 मिनट बात हो गई फिर हमें लगा कि कितना एडिट करूँगा, तो फिर हमें बताना पड़ा कि शशि जी जो हमारी आपकी बात हो रही है इसको हम लोगों के बीच में डालूंगा। तब ठीक है भैया, कि हाँ उसी हिसाब से हमारी आपकी बात होनी चाहिए, ये सामान्य सी बात है। तो वे लोग भय में न रहें जिन लोगों ने इनको मृदुभाषी कहा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ चीज़ें उनके साथ हुई हों, उनको अच्छा लगा। दूसरी तरफ एक चीज़ और है, बड़े भाई आदरणीय उमेश सिंह जी जो इन्होंने कहा कि बदमाश, तो उन्होंने प्यार में उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि बदमाश है, न तो ये मृदु है न तो बदमाश हैं, बल्कि किसी काम को कराने के लिए साहसता से जो कुछ हो पड़ता है करते हैं। और क्योंकि इतनी चीज़ें इनके बारे में हुई और सारे लोगों का जब इनके साथ आशीर्वाद है तो स्वाभाविक है यह आगे बढ़ेंगे। जो विषय बिंदु है उस पर थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं। राष्ट्र, उद्योग और मजदूर, यह तीनों ही विषय अत्यंत गंभीर है और तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पूरक है। राष्ट्र की जब बात आती है तो सीधे सीधे हम जानते हैं कि राष्ट्र एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व अगर भूल चूक से ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेता है तो राष्ट्रीय स्तर पर हाशिए से अलग हो जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण श्रद्धेय आडवाणी जी हैं। हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान की सरजमी पे गए और जिन्ना की उन्होंने थोड़ी सी बड़ाई कर दी और राजनीतिक स्तर से वे हाशिए चले गए। हालांकि उस संगठन से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, पर आम जनता ने उसे कबूल नहीं किया। तो जब भी हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र महज एक भूमि नहीं है, कोई एक क्षेत्र नहीं है जिसको हम राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। राष्ट्र हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी बोली भाषा है, हमारा खान पान है, हमारा पहनावा है, हमारी वेशभूषा है, सब कुछ है। और यह चीज़ हमारी जो संस्कृति है इस पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भी पाई जाती है वहाँ वहाँ यह हमारा राष्ट्र है। हमें इस बात को बखूबी समझना चाहिए। देश हो सकता है, राज्य अलग हो सकता है, राज्य हो सकता है भारत, परंतु राष्ट्र वहाँ वहाँ है जहाँ जहाँ हमारी संस्कृति है, हमारा खान पान है, हमारा रहन सहन है, हमारा पहनावा है,
हमारी बोली भाषा है। इसके पीछे मुझे बता दूं कि इन सब चीज़ों जहाँ भी समानता पाई जाती है हम सब उससे जुड़ जाते हैं। प्रवासी भारतीय की बात आती है, उसके पीछे भी अपनत्व का बोध हो जाता है हम लोगों के बीच। उसी के साथ जुड़ा हुआ है हमारा उद्योग। जब हम उद्योग की बात करते हैं तो आज़ादी के समय उद्योग की परिस्थितियाँ कुछ और थी। हमारे देश की स्थिति हालांकि 35-40 करोड़ की आबादी थी, उसमें ज़्यादा नहीं था जब देश के प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, और आज लगभग उसमें 100 करोड़ की आबादी बढ़ चुकी है। तो मुझे लगता है कि समस्याएं कुछ ज़्यादा उस समय थी, परंतु जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इस समय कई गुना ज़्यादा जनसंख्या हो गई, करीब 130 करोड़ की आबादी जनसंख्या हो गई है। अर्थात अब यह कतई नहीं मान सकते, स्वीकार सकते कि उस समय जो कठिनाइयाँ थी कहीं कम हुई हैं, वह लगातार बढ़ी हैं। और आपने देखा होगा श्रीमती गांधी जब विश्व सम्मेलन में गई, वहाँ जनसंख्या का सवाल उठा और भारत आई, उन्होंने उसको तत्काल लागू कर दिया। लोगों ने उसको पसंद नहीं किया, क्योंकि जो हमारे संसाधन है जब हम उनमें वृद्धि करते हैं और आबादी अगर उससे ज़्यादा बढ़ती है तो ये हमारे जो संसाधन है सीमित हो जाते हैं और हम जो विकास करते हैं विकास नज़र नहीं आता। मार्क्स का एक नियम है जिसमें कहा जाता है कि मृत्यु दर हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस क्रम से बढ़ती है और जन्म दर 1, 2, 4, 8, 16, 32 के क्रम से बढ़ती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सबको कदम उठाना पड़ेगा। जहाँ तक उद्योग की बात है तो उद्योग के क्षेत्र में 3 नीतियाँ प्रमुख रूप से काम करती हैं। एक पूंजीवादी, दूसरा है सार्वजनिक, तीसरा है मिश्रित, जिसको हम PPP के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही अब विषय हमारे सामने आया तो हम यह खूब अच्छी तरह जान लें कि सन 2000 के पहले हमारा जो राज्य विद्युत परिषद था, 14 जनवरी 2000 के पहले हम जब आवाज़ उठाते थे विशेषकर बिजली मजदूर, तो उससे लखनऊ और दिल्ली हिलता था, कांपता था। लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। हमें अपने आंदोलन को शासन स्तर पर जो स्थितियाँ बनती है उसके अनुसार करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो यहाँ हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा और जो नीतियाँ हैं विशेषकर इसमें भारत सरकार की या प्रांतीय सरकार जो हमारी हैं उनके स्पष्ट नीति है कि अगर आप काम करेंगे तभी अपने उद्योग को बचा पाएंगे, और अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि धीरे धीरे जो हमारे नियमित कर्मचारी उनकी संख्या कम होती जाएगी और आउटसोर्सिंग के माध्यम से उसमें संख्या बढ़ती जाएगी। और यह क्रम जितना तेजी चलेगा समझिए कि उसी गति से निजीकरण की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी। यह हम सबके लिए बहुत बड़ा संकट है। तो एक ही विकल्प है, अभी अनिल सिंह ने बड़ी अच्छी बात कही, हमें काम करना पड़ेगा। पहले हम एक हो जाते थे, हम अपनी मांगों को मनवा लेते थे, लेकिन वो स्थिति नहीं है। आखिरकार जो हमारी मांग है, काया झड़िया नालक सभा होती थी, हम लोगों को कहते भी थे, एक नारा लगता था, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगी पूरी हो। यह नारा में बड़ा पता लगता था और नेताओं से भी हम पूछते थे हमारा अगर राष्ट्र खतरे में तब भी क्या हम यही नारा लगाएंगे। तो चूँकि एक ट्रेंड हो गया था, लेकिन यही भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध जो अपना विद्युत मजदूर संघ है, एक नारा लगता है, राष्ट्र हित में करेंगे काम का लेंगे पूरा दाम। यह बताता है कि हम राष्ट्र से जुड़े हुए हैं। और मूल चीज अगर हम उद्योग की बात हमने कही, इसमें 3 धाराएं होती हैं, एक पूंजीवादी व्यवस्था होती है, सार्वजनिक क्षेत्र का होता है और इसके शासन की मिश्रित व्यवस्था भी होती है। जो हमारी भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, इनमें मुझे लगता है इन तीनों ही व्यवस्थाओं को पूरे देश में संचालित करना चाहिए। अगर किसी का भी एकाधिकार हो गया तो निश्चित है कि जो चीज़ें इन विभिन्न कल कारखानों से उत्पादित हो रही हैं वह आम जनता तक आसानी से नहीं पहुंच पाएंगी और महंगाई तीव्र गति से बढ़ेगी। इसलिए जहां जैसी जरूरत हो इन तीनों व्यवस्थाओं को पूरे देश में लागू करना चाहिए, इसको क्रियान्वित करते रहना चाहिए। और जहाँ तक मजदूर की बात है, मजदूर की बात आती है, मजदूर हित की बात आती है, तो मैं आपसे बता दूँ कि राष्ट्र हित से कहीं अलग मजदूर हित नहीं है और उद्योग हित से कहीं अलग मजदूर हित नहीं। अर्थात राष्ट्र हित की जब अगर हम ये कहेंगे कि मजदूर हित हो रहा है तो उद्योग का भी हित हो रहा है, राष्ट्र का भी हित हो रहा है। और यहाँ हम सबको मजबूती से इस बात को समझने की जरूरत है कि राष्ट्र हित हम जब सरों पर रखेंगे तो स्वाभाविक है तो उद्योग के हित में हम काम करेंगे, और जब काम करेंगे तो काम के बदले में जो निश्चित अंदाज मजदूरी भर्ती हमें मिलेगी। हम बस क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है, अब इससे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। और इस सभागार में मौजूद आदरणीय पत्रकार केवी सिंह का स्वागत करता हूँ, आदरणीय भोला दुबे जी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अभी मंडल अध्यक्ष आए हैं सचिन पांडे जी, उनका भी अभिनंदन स्वागत करता हूँ।
रवि चौबे जी बैठे हैं, उनका अभिनंदन, अनुपम सिंह जी बैठे हैं, योगेश जी बैठे हैं, सभी लोगों का हम आदरणीय आरपी त्रिपाठी जी बैठे हैं, सबका अभिनंदन, धर्मेंद्र सिंह नंदे जी बैठे हैं, इधर आलोक उपाध्याय जी बैठे हैं, सबका हम स्वागत बंधन अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और कहने के लिए शब्द नहीं है, शशि जी और आगे बढ़े, ये तो मन की भावना है और मन में प्रसन्नता होती है। और जिस पौधे को हम लोगों ने जिस पौधे को लगाया है तो सदैव हम चाहेंगे वो फले फूले निरंतर आगे बढ़े, राष्ट्र के निर्माण में हमेशा योगदान दे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को पूर्ण करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय प्रमोद चौबे जी, आपने शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे महामंत्री जी के बारे में और जो चिंतन का विषय था उसको भी लेकर कहा।